नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे आप और इस पूरे सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर ना कर रहे हों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका यह पहला वीडियो है तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखिए, आपके सुपर टेट हों, चाहे केवीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी शिक्षक से रिलेटेड, चाहे जो भी भर्तियाँ हों, आगे आने वाले बहुत सारे डीएसएसबी वगैरह के एग्ज़ाम हों, और मे बी आप पीसीएस वगैरह के भी एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छे तरीके से अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो इस एक सीरीज जो आपके सामने लाया जा रहा है बहुत शिद्दत से, उसको फॉलो करते रहिए। आप रिटेन के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करेंगे। जैसे ही यह सीरीज ज्योग्राफी की ख़त्म होती है तुरंत हम हिस्ट्री के क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दोपहर में मैथ के क्लास बहुत जल्द आ जाएंगे आपके, और एक शाम को साइंस के क्लास बहुत जल्द लगने वाले हैं। थोड़े से उधर डीएलएड के एग्ज़ाम है, ये और कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद सारे के सारे लेक्चर हम लगाना शुरू कर देंगे। चलिए, अब देखिए, जलवायु के ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से कल डिस्कशन किया था। अभी जलवायु पे 3 से 4 लेक्चर आएंगे, मतलब हो सकते हैं 5 लेक्चर भी हो जाएं जलवायु के ऊपर, क्योंकि अभी भी हम असल मुद्दे पे तो नहीं आए हैं जलवायु में कि भारत में जलवायु किस प्रकार से एंट्री करती है। आपको पता है भारत में जलवायु जो होती है कि जून जुलाई के महीने में दक्षिण और पश्चिम के मानसूनों से बहुत ज़्यादा रूप में और हमको इधर ही से देखने को मिलता है, इधर से एंट्री करती है। तो असल उस मुद्दे पे तो हमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि उससे पहले पहले आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। तो 1 से 2 वीडियो में भी हो सकता है कल वाले में हम इस भारत के जलवायु के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दें, कल नहीं तो परसों वाले में। क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत में 2 प्रकार से वर्षा होती है, 2 प्रकार से वर्षा होती हैं, मतलब कि जो मौसम चेंजेज है, मौसम में जो बदलाव होते हैं, एक तरह से वर्षा ऋतु हैं 2 प्रकार से होती हैं। एक तो शीत ऋतु वर्षा ऋतु होता है। जो शीत ऋतु में वर्षा होता है वो हमें इस वाले इलाके में, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम वाले में पहाड़ी इलाके में देखने को मिल जाता है, और इधर तमिलनाडु, केरल और इस वाले इलाके में देखने को मिलता है शीत ऋतु में वर्षा। और ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होता है आपको पता ही है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है पूरे भारत में। सबसे बड़ा जो कारण है इस हमारे मानसून को रोके रखना, वह हिमालय का उत्तर में बना हुआ जो हिमालय का भाग है, इसका कारण सबसे ज़्यादा अहम रोल इसका है हिमालय का, जो कि हमारे भारत में मानसून को बनाए रखना, ठीक है, बनाए रखता है। किसी भी मानसून के किसी भी मतलब कि हवाओं को इधर उस पार नहीं जाने देती है। सारे मानसून को रोक कर, मानसूनी हवाओं को रोक कर भारत में वर्षा कराने का काम यह करती है, जो दक्षिण पश्चिम से मानसून जाती है, ठीक है। और यह दक्षिण पश्चिम से मानसून हमारे भारत में जो एंट्री करती हैं, इसमें पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का भी रोल होता है। जिस प्रकार से हम अभी जेट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, जेट के बारे में 3 दशाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे आज शीत ऋतु के बारे में डिस्कस करेंगे। शीत ऋतु में किस प्रकार से मौसम की क्या दशाएं होती हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न कराएंगे, और कल ग्रीष्म ऋतु पे चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से इधर से हवाएं एंट्री करती हैं भारत में, और अपना प्रकोप, अपना जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो किस प्रकार से बारिश कराती हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि जो ये पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है हमारा, यहाँ से जब हवाएं एंट्री करती हैं हिंद महासागर से, और आपको पता है कि यह वाला पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं एक तरह से उठती हैं, यहाँ पे एक तरह से उच्च दाब बनता है। तो उच्च दाब के कारण यहाँ पे जब हवाएं इधर आती हैं, निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं उच्च दाब से, क्योंकि हमें पता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही हवाएं आती हैं, है ना। ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है। तो यहाँ पर अगर निम्न दाब क्षेत्र बना हमारे भारत में, गर्मी वाले महीने में बनता है, तो दक्षिण पश्चिम से मानसून हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं निम्न दाब के कारण, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं होती हैं। गर्म हवाएं जब ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पर खाली हो जाता है जगह, तो इधर से ठंडी हवाएं तुरंत आ जाती हैं इसको भरने के लिए। तो वही हमको ठंडी हवाएं इधर देखने को मिलती हैं, और वही ठंडी हवाएं मॉइस्चर वाली होती हैं, उसमें आर्द्रता होता है। वो जब हमारे भारत की तरफ एंट्री करने शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर टकराती हैं तो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो इधर से हमारे भारत में एंट्री करती हैं, एक यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाती हैं, मौसीराम, चेरापूंजी, इस सब जगह बारिश कराती है। और जो यहाँ पे एंट्री करती है वह सीधा का सीधा, अगर हिमालय ना होता तो सीधा आर पार हो जाता, लेकिन हिमालय के कारण हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों में फंस जाती है, फंस कर उलझ जाती है, और इस वाले पूरे क्षेत्र में गर्मी के मौसम में मैदानी भाग में बहुत बम्पाट रूप में बारिश होती है। आपको पता है कि लगभग 1 महीने बारिश का मौसम होता है, और ठंड वाले रीजन में हमको जब इस समय नवंबर और दिसंबर में पूछा जाता है कि किस ऋतु के कारण बारिश होता है, तो आप बता दोगे पश्चिमी जो पछुआ पवनें होती हैं उनके द्वारा, और प्लस जेट हवाओं द्वारा जो वर्षा होता है वह शीत ऋतु में होता है हमारे इस वाले भाग में हिमालय के, और यहाँ पर तमिलनाडु, केरल वाले भाग में। तो हम इन सब बातों पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप एक एक चीज को लिखते चलेंगे, जो चीजें हम समझाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए।
आपसे एक विनती बहुत खास रहेगी कि आप ज़रूर शेयर करें, कम से कम अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक वीडियो को देखें, पहली बात है, और तभी जाके सारी चीज़ समझ में आएंगी। अगर ये वीडियो समझ में आती है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखेंगे। हमने शुरू से लेकर बिल्कुल जड़ से लेकर हम आ रहे हैं, भारत के हर एक पॉइंट को हम कवर करते हुए आ रहे हैं। ये 30वां लेक्चर है, आप समझ सकते हैं। अभी 20-25 लेक्चर और आएगा, उसके बाद आपका पूरा ज्योग्राफी खत्म होगा, पूरी की पूरी ज्योग्राफी हम खत्म करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे कि भविष्य में हमें अगर कोई भी अभ्यर्थी मेरा मांगे कि भाई लाइए कहाँ पर पढ़ना है सर आप जो पढ़ाए हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट उनको बता दूं कि यहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री भी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए, हमारे भारत में जो जलवायु परिवर्तन के हमने कारण बताया था, पहला जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, इसमें हमने बताया था आपको कि हिमालय की स्थिति को देखा जाता है, और उच्चावच कौन से राज्य हमारे कितने ऊंचाई पर हैं। चेन्नई के तट से हर एक राज्य की ऊंचाई मेजर की जाती है। चेन्नई तट यानी कि चेन्नई से, चेन्नई एक भारत का एक ऐसा शहर है या फिर ऐसा पॉइंट है जहां से हम क्या करते हैं, भारत के हर एक राज्य की ऊंचाई तय करते हैं। अक्षांशी लिमिट तय किया जाता है, कहां पर कितना बारिश हो रहा है वो इसके द्वारा तय होता है। वैसे तो समुद्र तट से ही तय किया जाता है, समुद्र तट की ऊंचाई मतलब कि समुद्र तट के समतली इलाके से किसी भी पॉइंट को, हाइट को मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो आपका यहाँ पर जो आपका एवरेस्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई जो तय किया गया है, ये समुद्र तट के लिमिटेशन से किया गया है, समुद्र तट की ऊंचाई से ही किया जाए, मतलब समुद्र तट से ही किया गया है, तो उसकी ऊंचाई मेजर किया गया है। यह चीज़ें तो याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से चेन्नई में, हमारे भारत में चेन्नई से कोई भी स्थिति किसी भी हाइट को मेजर किया जाता है, तय किया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा उच्चावच, एक स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक हो गया पहला कारक जलवायु परिवर्तन में। और दूसरा कारक वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। जैसे मैंने बताया आपको, वायुमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के एक तरह से अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण, ऊपरी वायु संचरण मतलब अपर एयर एक तरह से सर्कुलेशन, मतलब कि जैसे हम रहते हैं क्षोभ मंडल में, अभी क्षोभ मंडल का इसके बाद आएगा, तो क्षोभ मंडल में मान लीजिए हम रहते हैं, तो क्षोभ मंडल में जो हमारी हवाएं होती हैं, पहली बात है ऊपर की तरफ हमारे क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं। तो क्षोभ मंडल हमने इसका वीडियो डाल दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे आके बिल्कुल देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो क्षोभ मंडल में आप देखेंगे, क्षोभ मंडल हमारा लगभग नीचे से 10 किलोमीटर तक है, पृथ्वी के क्रस्ट से 10 किलोमीटर तक ऊंचाई है। तो सबसे ऊपर वाले लेयर, तो उसका भी एक तरह से असर इस पे पड़ता है हमारे मौसम के, हमारे जलवायु परिवर्तन में। और तीसरा कारण क्या है, शीतकालीन, मतलब शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ, जो ये देख रहे हैं ना पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभों द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, है ना, इस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के समय भारत में जो एक तरह से कह लीजिए वर्षा होता है, बहुत ज़्यादा अनुकूलित वर्षा होता है। मतलब यह जेट वाली हवाएं जो होती हैं, जो कि एक तरह से मध्य एशिया से और कह लीजिए कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों से आती हैं, और एक इधर, तो यह भी एक कारक है। तो तीनों कारकों को बहुत विस्तार रूप से हम समझेंगे। पहला कारक, इन सब में सबसे पहला हेडिंग लगा लेंगे आप, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है भारत में। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि भारत में क्या होती है, पहला कारक है ना। इसको पढ़ना है बस अच्छे से, आज हमको इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना है। अब इसमें भी 3-4 कारक आते हैं। जैसे पहला, धरातली ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है। धरातली, जब आप धरातल पे हो इस समय, जैसे कि समतल इलाके में हो, तो वहां पर मौसम की क्या क्रियाविधि होती है, ध्यान समझेंगे। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। जो आपके वायुदाब होते हैं, आपको पता है कि जहां पर गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर जाती हैं, तो वहां पर वायु का स्थान खाली हो जाता है, तो जहां आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं उसको भरना चाहती हैं। तो जब ठंडी हवाएं आती हैं, वहां पर पहाड़ी इलाके पड़ते हैं, आर्द्रता लेकर आती हैं और लड़ जाती हैं, तो इस वाले इलाके में बहुत ज्यादा बारिश कराती हैं शीत ऋतु में। आपको पता होना चाहिए, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं हैं ना, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आई मध्य एशिया भूमध्य सागरीय प्रदेशों से जो जेट हवाएं चलती हैं, वो इस वाले रीजन से, हमारे यह यहाँ का तिब्बत का पूरा पठार है, इस तिब्बत वाले पठार से जब लड़ती हैं तो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो हमारे हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, जो कि चाइना और प्लस उधर जाके बारिश कराती हैं, और एक आ जाती है हमारे पूरब की तरफ, इधर आ जाती हैं। तो यह वाला इलाका जो है, इधर वाला इलाका, यहाँ से टकराती हैं, बंगाल की खाड़ी में आती हैं, यहाँ से एक तरह से कह लीजिए हवा का प्रेशर बनता है, मतलब कि जो ठंडी हवाएं होती हैं उठती हैं,
और यह यहाँ से लड़ती हैं, यहाँ से लड़ने के बाद, इस हिमालय से लड़ने के बाद, यहाँ से मतलब हिमालय प्रदेश इधर इधर लड़ने के बाद ये क्या करती हैं, सीधे आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से बारिश होती है ठंडी वाले दिनों में। ठीक है, इस समय देखेंगे नवंबर दिसंबर के महीनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होगी। यह चीज़ें हमको देखने को मिलता है। यानी कि शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से जो वायु दाब में वितरण होता है, प्रभावित होते, वह हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस समय क्या होता है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत जो है, तिब्बत के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के उत्तर में उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित होने के बाद इस उच्च वायु दाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की और निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह होने लगता है। जो पवन होती हैं वह इस जो आपका यह वाला पूरा का पूरा रीजन देख रहे हैं ना, इसके पैरेलली पवन का प्रवाह होने लगता है, पवन बहने लगता है ऐसे। जब पवन इधर से पूरब की तरफ आने लगता है तो ठंडी हवाएं लेकर आने लगता है, और एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली जितनी हवाएं होती हैं, धरातली हवाएं होती हैं, वायुदाब का केंद्र से एक तरह से बाहर की ओर चलने वाली जितनी हवाएं होती हैं, पवन जो होती हैं भारत के शुष्क महाद्वीपों पर फैल जाती हैं। शुष्क महाद्वीपी जो इलाका होता है भारत में, शुष्क जगह जो होते हैं उसमें फैल जाती हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छे रूप से बारिश हमको देखने को मिल जाता है। एक यह कारण था। ठीक है, यह धरातली जो पवनें होती हैं वह इस वाले इलाके को पकड़कर, मतलब यहाँ पर लड़ी, जो मध्य एशिया और एक तरह से जो आपके मध्य एशिया और प्लस जो कह लीजिए कि जो भूमध्य सागरीय हवाएं हैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर टकराने के बाद एक उधर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाएगा, और इधर भी। तो इधर से क्या होंगी, कुछ जो हवाएं यहाँ पर लड़कर दो भागों में बटेंगी, वह हमारे भारत की तरफ एक आ जाती हैं और एक उधर चली जाती हैं हवाएं कुछ। तो यहाँ से लड़ने के बाद जो हवाएं इधर आती हैं वो यहाँ पर बारिश तो कराती हैं, प्लस यहाँ पे लड़ने के बाद वो यहाँ पर चली आती हैं। यहाँ पर भी एक तरह से कह लीजिए उच्च वायुदाब केंद्र उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब केंद्र जब उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ से भी बहुत सारी हवाएं होती हैं हमारे इस तटीय वाले इलाके से लड़कर सीधे यहाँ पर आती हैं, या फिर कह लीजिए यहाँ से उठती हैं, इस वाले भाग से लड़कर वो सीधा यहाँ पर आती हैं। जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से बारिश कराती हैं। आपको पता है नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश होता है तमिलनाडु वाले इलाके में। अब दूसरी तरफ जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण की बात करते हैं। अभी तो आपने धरातली बातों को देखा ना, अब जेट प्रवाह की बात करते हैं। जिन पवनों का ऊपर एक तरह से वर्णन हमने किया है, अभी तुरंत हमने जो वर्णन किया वो एक तरह से क्या थी, धरातली हवाएं थी। वो धरातल के निकट वायुमंडल की निचली सतह में चल रही थी। लेकिन अब क्या है, ये निचली वायुमंडल जो थी एक तरह से क्षोभ मंडल पर धरातल में लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक, मतलब जो यह हमारी जो जेट प्रवाह वाली हवाएं हैं यह धरातल से लगभग 3 किलोमीटर तक ऊपर तक चलती हैं। 3 किलोमीटर इनका उच्चावच होता है, 3 किलोमीटर तक उच्चावच होता है, और 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह कह लीजिए कि एक तरह समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, समस्त मध्य और पश्चिमी एशिया, जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया और कह लीजिए कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों को प्रभावित करती हैं। जितने भी पछुआ पवन होते हैं यह हवाएं जो होती हैं यह प्रभावित करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो पछुआ पवन हो गई, जैसे हम कहते हैं ना पछुआ पवन बह रही है, तो जो भी पछुआ पवनें होती हैं वो हमको भारत में इस प्रकार से देखने को मिलती है। उसी समय हमको गर्म हवाएं हमको देखने को मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, तो गर्म हवाएं शुष्कता ग्रहण की गई द्वारा, मतलब शुष्क हुई होती हैं। अब क्या हो गया, जो हमारी जेट पवनें हैं वह हमारे यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। हमारे यहाँ एक तरह से कह लीजिए कि उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है हमारे भारत की तरफ। तो एशिया से और मध्य एशिया और प्लस जो आपके भूमध्य सागरीय हवाएं हो गई वह हमको किधर देखने को मिल जाती हैं, इधर देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बढ़िया रोल इसमें उस पवन को बांटने का जो होता है तिब्बत वाले रीजन का होता है, जो यहाँ पर होता है तिब्बत वाला पूरा पोर्शन, इस वाले इलाके में कुछ हवाएं उधर चली जाती हैं और कुछ हवाएं हमारे एक तरह से मैदानी भागों की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, भारत में एंट्री करने लग जाती हैं। ये बहुत ऊंचाई पर चलती हैं हवाएं, इसमें से ऊंची ऊंची जो हमारे पहाड़ होते हैं, पर्वतें होती, चोटियां होती, उनसे लड़कर बट जाते हैं। बटने के बाद एक तरह से कह लीजिए कि हमारे एशिया महाद्वीप पर मतलब हमारे भारतीय प्लेट में भी एंट्री करने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। याद रखना, वह हवाएं जो एक तरह से मध्य एशिया की तरफ से और 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कह लीजिए यह हवाएं चलती हैं
और हमारे तिब्बत वाले रीजन से टकराकर भारत में एंट्री करने लगती हैं इंडियन प्लेट की तरफ, मतलब एशिया की तरफ तो आती हैं इधर से हवाएं, मध्य एशिया से निकलकर जो हमारा भारतीय प्लेट है प्लस इधर चीन वाला इलाका है, तो यहाँ पर क्या होती है, इस तिब्बत से टकराकर कुछ हवाएं उधर और कुछ नीचे की तरफ आने लगती हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस ऐसी हवाओं को क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, जेट प्रवाह के बारे में आपने समझ लिया। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। अवरोधक मतलब उसको रुकावट उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जेट प्रवाह दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहने लगती है और एक शाखा जो होती है, जो जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा जो होती है, हिमालय के दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण इधर और पूर्व इधर, दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति लगभग फरवरी में 20 से 25 डिग्री जो अक्षांश होते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। समझ रहे हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा ऊपर होता है, 20 से 25 डिग्री के अक्षांश के ऊपर यह हमको एक तरह से देखने को मिलता है। मतलब जो कर्क रेखा है ना, इसके ऊपर वाले इलाके की तरफ हमको देखने को मिलता है। और इसका जो दाब स्तर होता है लगभग 200 से लेकर 300 मिलीबार तक होता है। जो इन हवाओं का दाब स्तर होता है वो 200 से लेकर 300 मिलीबार तक होता है। आप समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़ों के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और हमारे इस वाले रीजन में बारिश कराती है, यह कहा जाता है। ठीक है। अब पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एक हम देख लेते हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो होता है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में बारिश कराती है, पश्चिम वाले में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से एक तरह से क्या करती है, प्रवेश करती है हमारे भारत में। पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, पश्चिम वाला इलाका इधर हो गया और उत्तर पश्चिम का मतलब यह वाला इलाका, समझ रहे हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर इधर और पश्चिम इधर, तो उत्तर पश्चिम इलाका इधर से वो प्रवेश करती है भारत में। वह ऐसी हवाएं जो होती हैं, जो पश्चिमी चक्रवाती हवाएं होती हैं, वो पश्चिम से और उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये इस बात को याद रखेंगे। भूमध्य सागरीय हवाएं भी इनको कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूमध्य सागरीय मतलब वहाँ से उत्पन्न होती हैं, जो कि आपको पता है कि जो यहाँ पर स्थित है ना, जो आपका अरब खाड़ी देश हैं, तो वहीं पर स्थित है। आपको पता है कि लाल सागर स्वेज नहर जो है कनेक्ट करता है हमारे भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागरीय हवाएं भी इनको कहा जाता है, जो कि एक तरह से उत्तर पश्चिमी इलाके से एंट्री करते हैं या फिर पश्चिम से, भारत में पश्चिम से एंट्री करते हैं, यह बात आप कह सकते हैं। पश्चिम से या फिर उत्तर पश्चिम से भारत में एंट्री करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। और भूमध्य सागरीय भी हवाएं इनको कह लेते हैं, कहीं कहीं अगर आ जाता है भूमध्य सागरीय हवाएं भारत में कब देखने को मिलती हैं, तो आप बता दोगे जनवरी फरवरी महीने के आसपास में इनको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे भाई। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के जो तापमान होते हैं, रात में जो तापमान होता है उसकी वृद्धि हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है और विक्षोभों के आने मतलब जो विक्षोभ होते हैं वह उत्पन्न होने लगते हैं। यह विक्षोभ जो होता है, इसके कारण ही एक तरह से संकेत हमको मिलने लगता है कि भाई यहाँ पर चक्रवाती हवाएं उत्पन्न हो जाती हैं इस वाले इलाके में, और हिंद महासागर वाले इलाके में चक्रवाती हवाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि यहाँ से उठती हैं और यहाँ से आती हैं, सीधे के सीधे जाकर यहाँ पे लड़ जाती हैं। जब यहाँ पे लड़ती हैं तो यह हवाएं फिर से वापस आती हैं यहाँ पे लड़ने के बाद, क्योंकि वह लड़ जब जाती हैं तो भाई यहाँ पर कोई मैदानी भाग बचता ही नहीं है कि वह वहाँ पे पानी बारिश करा पाए अपना, तो वह वहाँ से उठती हैं सीधे और सीधे यहाँ पर आगे यहाँ पे आ जाती हैं। जब यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर बहुत पहाड़ी वाला इलाका है, हमने बताया था आपको, फिर यहाँ पे लड़ती हैं। लड़ने के बाद अपना जो आपका तमिलनाडु है, केरल वाला इलाका, यहाँ पर बारिश कराती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत में जो तमिलनाडु में वर्षा किन हवाओं द्वारा होता है, तो जेट हवाओं द्वारा होता है, जेट हवाएं द्वारा होता है, या फिर कह देना है भूमध्य सागरीय हवाओं द्वारा होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ये तीव्र गति से आती हैं और यहाँ पर लड़ने के बाद क्या करती हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वाले इलाके में बारिश कराती हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल एक वीडियो लाएंगे और जो कि ग्रीष्मकालीन में कैसे भारत में बारिश होता है ग्रीष्मकालीन समय में, वो ग्रीष्मकालीन वाला जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वह क्या होता है कि भाई जो मेन जलवायु होता है हमारे भारत में एंट्री करती है, वह दक्षिण पश्चिम से ही एंट्री करती है ग्रीष्मकाल में, गर्मियों के दिनों में। और पूरे भारत में वर्षा किस प्रकार से होता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए इससे संबंधित। गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर। गोवा यहाँ पे पड़ता है, हैदराबाद
यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु तेलंगाना वाले पोर्शन में, हैदराबाद के बाद भुवनेश्वर उड़ीसा वाले पोर्शन में पड़ता है, तथा पटना बिहार का कैपिटल। पटना में वर्षा जून के किस सप्ताह में प्रारंभ होता है? इन सभी जो आपको पॉइंट बताया गया इसमें जो वर्षा होता है जून के किस सप्ताह में एक तरह से स्टार्ट होता है, तो दूसरे सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। जून के दूसरे सप्ताह में यहाँ पे वर्षा स्टार्ट हो जाता है। किससे होता है भाई? भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियों है ना स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? भाई हिमालय उत्पन्न करता है। यही तो कारण है भाई, महाद्वीपीय जलवायु को सबसे भयंकर रूप से बना के रखना भारत में यह हिमालय का ही कारण है। अगर हिमालय यहाँ पर ना होता तो शायद यह मैदानी भाग में रहने योग्य मतलब रहने योग्य चीज़ें ना रहती, मतलब हम लोग नहीं रह पाते भाई, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती और हिमपात होता, जिससे कि वहाँ पर रहना एक तरह से बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाता। वहाँ पर रहना एक तरह से सुरक्षित नहीं होता, मतलब वहाँ पर जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता पूरा भारत इधर का, तो लोग इधर ही आ जाते खिसक कर। और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर रहते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर ना होता, यहाँ पर भी ठंडी हमको हवाएं देखने को मिलती। तो हिमालय एक बहुत अच्छा रोल स्थिति उत्पन्न करता है हमारे भारत में। ठीक है ना। किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? तो शीत ऋतु में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? तो भाई शीत ऋतु में ही जो हमारे समताप रेखाएं होती हैं वह एक तरह से कह लीजिए अक्षांश का अनुसरण करती हैं। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? शीत ऋतु की जो प्रमुख विशेषताएं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती हैं। ये बात याद रखना, जिसे कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात, जो यहाँ पर हमने देखा बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में उत्पन्न हुए, उसके बाद बारिश करा दिए तमिलनाडु में। ठीक। पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होता है? पश्चिमी विक्षोभ जो है पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होता है ना, याद रखेंगे। पश्चिमी एशिया, जो पश्चिमी एशिया है आपका इधर वाला इलाका, और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, विक्षोभ। शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं भारत की ओर मुख करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो जेट हवाओं का होता है, जो कि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से उत्पन्न होती हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, यूरोपीय कह लीजिए होती हैं। और जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह उसको नाम देते हैं। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के आने का सूचक माना जाता है। जब हमारे शीतकाल में जब तापमान बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, मतलब तापमान वृद्धि हो जाती है, तो मतलब कि ठंडा नहीं, मतलब तापमान की जब वृद्धि होती है शीतकाल में, कह लीजिए गर्मी पड़ने लगती, लगता है कि हाँ पंखा चलाओ, उमस होने लगता है, थोड़े से जब अंदर सो जाओ, तो वह पश्चिमी विक्षोभ के आने का संकेत होता है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा क्या होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, यहाँ पे हवाएं उठ जाती हट जाती हैं, तो एक बैग जो ठंडी हवाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है बारिश इधर वाले इलाके में, इधर से सीधा, क्योंकि इधर पहाड़ी इलाका तो है नहीं, वहाँ से एंट्री करती है सीधा इस हिमालय के रेंज से, वो सरकते इधर आती हैं, इधर पहाड़ी क्षेत्र जो वहाँ पे टकराती हैं, टकराने के बाद सीधा इधर आ जाती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे टकराने के बाद पठारी वाले इलाके में और बम्पाट रूप से बारिश कराती हैं। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है कितनी? 112 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच में, इतनी औसत वार्षिक वर्षा भारत में प्राप्त होती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप वीडियो सेशन को डेली देखते होंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली सेशन को देखिए और पिछला वाला जो वीडियो है उसको फॉलो करते रहिए, जिससे कि अगर एक वीडियो भी आप मिस कर दिए तो आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप पीछे के सारे वीडियो देखते हुए आएँ क्रम से, और आगे के सारे वीडियो समझ में आएंगे। धन्यवाद।